नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण में आपका स्वागत है। आज 5 जून है और हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज की स्थिति की अगर हम बात करें तो पर्यावरण असंतुलित हो गया है। बढ़ती आबादी, औद्योगिकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से बहुत ही चिंतित स्तर पर विश्व का तापमान जा रहा है। आखिर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम किस तरह से आगे आए और पर्यावरण संरक्षण आज क्यों जरूरी है, विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार की थीम क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदेश वाघमारे जी, जो कि पूर्व उप संचालक हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के, और हमारे साथ हैं आनंद पटेल जी, जो कि पर्यावरणविद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है, सुदेश जी आपका और आनंद जी आपका। और सबसे पहले मैं शुरुआत आनंद जी आप ही से करूंगा, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस आज हम कहें कि हमने देखा है कि जिस तरह से तापमान बढ़ा, 50 से पार हो चुका है पारा। तो आज की स्थिति में आप हमें किस तरह से बताएंगे कि ये विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाना जरूरी है और इसके पीछे उद्देश्य, इसके पीछे का संकल्प क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल है श्रीकांत जी। विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। इसके बनाने के पीछे पृष्ठभूमि ये है कि 1972 में मानव एवं पर्यावरण को लेके एक स्टॉकहोम में, जो स्वीडन में है, वहाँ एक पर्यावरण को लेके जो मीटिंग हुई थी, जिसमें पर्यावरण को एक बेहद ही चिंता के विषय के रूप में देखा गया था। इसी तहत पर राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रोग्राम ने 1973 में इसकी शुरुआत की। और जो पहली थीम थी ओनली अर्थ, ओनली वन अर्थ, हमारे पास एक ही पृथ्वी है, दूसरा कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। तो लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनका प्रत्यक्ष योगदान को बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो इस साल की जो वैश्विक थीम है, चूँकि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोग्राम हर साल अलग अलग थीम को देता है, तो वर्ष 2024 की जो थीम जो है वो भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण एवं सूखा लचीलापन है, जिसको अंग्रेजी में हम लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस के रूप में देखते हैं। हमें अच्छे से पता है कि पर्यावरण दिवस को मनाते हुए हमको 50 साल से ज़्यादा हो गया है, बट हम ये चाहते हैं कि पर्यावरण दिवस, हम एनवायरनमेंट डे एवरी डे, हम रोज़ मनाएं पर्यावरण दिवस, क्योंकि जैसा भी आपने बताया है कि पारा जो है 50 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है, वैश्विक तापमान में वृद्धि है, जलवायु परिवर्तन के परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है वो चिंतित है विश्व का, जी, तो इसलिए ये ज़रूरी भी हो जाता है, बहुत ज़रूरी है। सुदेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भूमि में सुधार, जल संरक्षण, मरुस्थलीकरण और सूखे की त्रासदी आदि विषयों पर आज इतनी चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, पहले तो हम मूलभूत रूप से समझें कि पर्यावरण है क्या, और इस तरह से समझें कि ये किसान भी समझ सके और साइंटिस्ट भी उसको जान सके। तो आप कहेंगे कि जो हमारे पास फ्लोरा है और फाना है, जो हमारे पास वनस्पति जगत और जैव मंडल है, हमारे पास दोनों मिला के जो हमारे तीनों तरफ घेरा बनाया हुआ है, चारों तरफ घेरा बनाया हुआ है, जिस हवा ने, जिस पानी ने, जिस मिट्टी ने, इसको मिला के आप जो कहेंगे वो पर्यावरण है। वो शब्द ही अभी अभी नया, इसी पिछली शताब्दी का शब्द है। इससे पहले पर्यावरण नाम का कोई शब्द नहीं हुआ करता था। तो वो एनवलप से बना हुआ, लेटिन शब्द एनवलप से एनवायरनमेंट बना हुआ है, यानी लिफाफे में जो चीज़ें आप भर सकते हैं तमाम तरह की, वो हैं। अब सवाल हुआ कि पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ रहा है लैंड के डिग्रेडेशन पे, सबसे बड़ी ये चिंता है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता है कि ज़मीनों का बड़े पैमाने पर डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, रेतों में बदल रही है। आप हमारे आसपास ही चले जाएं तो बड़े बड़े रेवाइंस, चंबल जैसे रेवाइंस पूरे मध्य प्रदेश में आप कहीं भी किसी भी ज़िले में देखे जा सकते हैं। तो उसको कैसे रोका जाए, एक तो ये समस्या है, पहले तो डिजर्टिफिकेशन को कैसे रोका जाए, और दूसरी समस्या है कि डिजर्टिफिकेशन से जुड़ी हुई अन्य समस्याएं कि भूमि को बंजर बना रहा है, उससे कैसे बचें। तो डेजर्टिफिकेशन का और भूमि को बंजर बनाने का एक ही उत्तर है, एक ही उपाय है, उस पर आक्रमण करने का एक ही तरीका है कि अधिक से अधिक हम पानी का, जल का संचयन करें, नंबर 1, और नंबर 2 प्लांटिंग करें अधिक से अधिक। ऐसी विशेष प्रजातियां हैं बहुत
बहुत सारी जो केवल डेजर्ट में भली भांति आ जाती जी। हैं। जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, वो बहुत आसानी से आते हैं। तो इसका एक ही उत्तर है डेजर्टिफिकेशन रोकने का, प्लांटिंग। जी बिल्कुल, प्लांटिंग पे आप जोर दे रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति आप किस तरह से, सिनेरियो क्या है पर्यावरण का, वो भी आप बताइए, क्योंकि हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। तो आज जो, क्योंकि अगर हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, किस तरह से नागरिक एक संकल्प ले और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वो आगे आए? देखिए, एक तो ये कंसेप्ट समझना चाहिए विकास का, कि आपको विकास करना है, आपको विकास के लिए विभिन्न चीज़ें चाहिए, उपादान चाहिए विकास के, तो आपको पर्यावरण के साथ, संतुलन के साथ विकास करना होगा। ये तो विकास तो होगा, पर्यावरण भी बिगड़ेगा, मगर हमें ऐसे तरीके ढूंढना चाहिए जिससे विकास भी होता रहे। अब देखिए, हर व्यक्ति को बिजली चाहिए, बिना बिजली के हमारा जीवन संभव नहीं है। हर व्यक्ति को पानी चाहिए, बिना पानी के हमारा जीवन संभव नहीं है। अब आपके पानी के स्रोत भी कम होते जा रहे हैं, आबादी आपकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आज बिजली जो उत्पादन हो रहा है पूरे विश्व में, माने, और विश्व में भी हम मान लें भारत और चीन जैसे बड़े देशों में, वो या तो कोयला आधारित है या पानी आधारित है। 80% बिजली का उत्पादन उसी से हो रहा है। कोयला भी जंगल में मिलता है और पानी भी जंगल में मिलता है, तो जंगल भी उजड़ रहे हैं और विकास भी हो रहा है, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। अब इसका न्यूनतम उपयोग करते हुए हम लोग पानी का न्यूनतम जो आवश्यक उपयोग है वही करें, बिजली का भी आवश्यक उपयोग केवल वही करें, तभी हम पर्यावरण को संतुलित रखते हुए विकास की दिशा में बढ़ पाएंगे। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं सर कि जिस तरह से आपने बिजली की बात कही, कई ऐसे गैजेट्स आ गए हैं, लाइटें आ गई हैं अलग अलग तरीके की, तो उसमें बिजली तो अनावश्यक तरीके से बिल्कुल जल ही रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानेंगे कि हमारी बुरी आदतें ही हमें भयावह स्थिति दिखाएगी आने वाले समय में? आपका कहना बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन बनाया है, लाइफ मिशन बोलते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे निर्धारित किए हैं जिनसे पर्यावरण की रक्षा हो सकती है, और वो पॉइंट्स इतने सहज हैं, इतने सरल हैं, हमारे जीवन में उपयोग में आते हैं कि उनसे पर्यावरण पर सीधा सीधा प्रभाव धनात्मक पड़ेगा यदि उन आदतों को हम अपनाएं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि कोई भी व्यक्ति आप देखेंगे कि रेड सिग्नल होने पे गाड़ी को बंद नहीं करता है, भले ही वो गाड़ी 1 मिनट का वहां पे सिग्नल हो। यदि आप गाड़ी को बंद करना शुरू कर देंगे तो ना केवल प्रदूषण रोकेंगे, बल्कि आप एक ऐसा फॉसिल फ्यूल रोकेंगे जो हजारों किलोमीटर दूर से हमारे पास आ रहा है। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे उदाहरण, आप घर में औषधि पौधे लगाइए, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि छोटे छोटे पौधे लगाइए। आसपास आपके पास जो कैंपस खाली पड़े हुए हैं, स्कूल के कैंपस हैं, वहां प्लांटेशन शुरू करिए। बिल्कुल, यानी कि पटेल जी, जिस तरह से पौधरोपण पर सर ने बहुत ही विशेष तौर पर जोर दिया है, अगर हम पौधरोपण का ही सिनेरियो समझें तो कितने पेड़ होना चाहिए तो हमारा तापमान एक लेवल पे होता, और आज कितने पौधों की कमी है, क्योंकि तापमान तो लगातार बढ़ रहा है और इसका सीधा सा कारण यही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हरित कवर की अभी हमें बहुत ज़रूरत है। और जिस परसेंटेज के हिसाब से हमारा जो वन कटा है, जंगलों का ह्रास हुआ है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए अभी हमारे लिए कि हम प्लांटेशन खाली विकल्प नहीं है, क्योंकि प्लांटेशन में भी जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे मियावाकी फॉरेस्ट है, अर्बन फॉरेस्ट है, अभी जैसे एक नया कॉन्सेप्ट है सीड वॉलिंग का, जिसको सीड बॉम्बिंग भी हम बोलते हैं, जिसको जापान में पहले यूज़ किया, केनिया में यूज़ किया। तो क्योंकि इतना सारा प्लांटेशन जो है, हम इतना श्रम, इतना पैसा, इतना सब खर्च नहीं कर पाएंगे, तो सीड बॉलिंग एक बहुत अच्छी मेथड है। और जैसे 33% की बात होती है कि भाई जो हमारा उसका वन का जो परसेंटेज है, मिनिमम 30% हमारा होना चाहिए। लेकिन जब राष्ट्रीय वन नीति बनी है उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ है, लेकिन कुछ जगह हमारा काम भी हुआ है, अच्छा काम भी हुआ है। जैसे आसाम के जो हमारे मोलाई फॉरेस्ट जो है, जादव पायांग जो है फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया, उन्होंने आसाम में बहुत अच्छा काम किया है। सरकार के द्वारा जैसे सोशल फॉरेस्ट्री है, हमारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं। लेकिन अभी हमको ज़रूरत है, जिस हिसाब से हमारा औद्योगिकीकरण हो रहा है, वैश्विक तापक्रम में वृद्धि हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इस चीज़ को हम अब डायरेक्टली फील कर पा रहे हैं। पहले हम जलवायु परिवर्तन को समझते थे पहले कि कोई एक इस तरह की किस तरह की परिकल्पना है, क्या चीज़ होती है, मौसम चक्र में परिवर्तन हो रहा है, पर अब उसके बिल्कुल डायरेक्ट प्रत्यक्ष जो परिणाम है वो हमको देखने को मिल रहे हैं। एक आम नागरिक को भी पता है कि गर्मी बढ़ रही है तो कितनी समस्याएं हैं। तो जैसा अभी सर ने बताया कि जंगल ही हमारा एकमात्र विकल्प है, क्योंकि ये धरती के फेफड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली को बढ़ाइए, हमारी धरती माँ को हरियाली की चादर से पूरा आच्छादित करिए आप। अभी वन महोत्सव भी आने वाला है, अभी हमारी
हरियाली सब ये चालू होगा जुलाई के महीने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको पेड़ लगाने हैं और कोशिश करें कि हम पीपल है, बरगद है, नीम है, गूलर है, पाकड़ है, जो हमारी देसी प्रजातियां हैं, जो नेटिव प्लांट्स स्पीसीज़ हैं, उनको हम प्रमोट करें। क्योंकि एक हमारी कहावत में कहा है कि बरगद एक लगाइए, पीपल रोपें 5, घर घर नीम लगाइए, यही पुरातन साँच। जंगल कटें मंगल घटें, वृक्ष हमारे प्राण, प्राण प्रदूषण से पटें, कैसे हो दुख त्राण। तो इन दुखों से त्राण के लिए एक ही विकल्प हमारे पास है कि पूरी धरती को हरियाली की चादर से आच्छादित हम कर दें। और यह हमारा व्यक्तिगत प्रयास के साथ हमारा सामुदायिक प्रयास भी होना चाहिए। हम ड्राइव चला के हम प्लांटेशन करें, हम छोटे छोटे कैंपेन्स चला के प्लांटेशन करें, स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व करें, कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करें। वृक्ष लगाना मात्र हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वृक्षों को बचाना भी एकमात्र हमारा उद्देश्य है। सिर्फ हम नंबर्स को ना देखें, क्योंकि संरक्षण और उनका संवर्धन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जंगल हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि जंगल नहीं होंगे तो शायद हमारा ये जो इकोसिस्टम है पूरा सब डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके परिणाम हमें आज देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सुधीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हम पर्यावरण को समझते हैं और आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो पौधों को भी लगाना है, पौधों का संरक्षण और संवर्धन भी करना है। इसके अलावा पर्यावरण में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि जल संरक्षण हुआ, हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनी रहे, तो किस तरह के उपाय कर सकते हैं, और वन जो काटे जा रहे हैं उस पर कैसे रोक लगे? देखिए, आपका जो प्रश्न है उसका एक बड़ा अच्छा उत्तर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक माननीय न्यायाधीश थे, उन्होंने एक फैसले में लिखते हुए दिया था जी। कि यदि हमने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित जो घटक हैं जी। उन पर नियंत्रण नहीं किया, तो अगले 50 साल बाद ये होगा कि व्यक्ति घर में एसी से निकलेगा बाहर, कार में जाके बैठेगा, वहाँ एसी चालू कर लेगा, अपने ऑफिस में जाएगा एसी चालू करेगा, और उसी बिल्कुल रिवर्स पद्धति से आएगा कि वापस कार में बैठेगा और घर के एसी में घुस जाएगा और सो जाएगा। यानी वो एसी में तो अपना अनुकूलन कर लेगा, किंतु बाहर का जो वातावरण है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो विभिन्न प्रकार की गैसें जो कि हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रही हैं, उनका निकलना 100 गुना बढ़ा देगा इस जीवन पद्धति से। तो ये जीवन पद्धति कोई आप आदर्श जीवन पद्धति नहीं कर सकते, और एक तो समाज के सभी लोग इस पद्धति को नहीं अपना पाएंगे। लगभग 5% आबादी इस तरह से जीवित रहेगी और 90% आबादी झुलसती रहेगी बाहर। तो अब इसका तरीका क्या है? सब रोकने का तरीके हैं कि जो हमारी जो पुरातन पद्धति है, विशेष तौर से भारतीय संस्कृति की, और मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा, एक हमारा बड़ा 100 साल पुराना राष्ट्रीय संगठन है, वो भी इस दिशा में काफ़ी काम कर रहा है, पर्यावरण की दिशा में। और आप पाएंगे कि अगली सरकार आएगी तो वो पर्यावरण को मुद्दा बनाएगी। अभी पर्यावरण के मुद्दे पे पूरे विश्व में चुनाव लड़ना शुरू हो गए हैं, मतदान होना शुरू हो गया है, लोकमत इकट्ठा किया जाता है पर्यावरण को लेके। अभी भारत में पर्यावरण कहीं भी चुनाव के चर्चा में नहीं आता, क्योंकि पर्यावरण का मुद्दा अभी भारत में लोगों ने ठीक से ग्रास्प नहीं किया, ठीक से समझा नहीं है कि क्या क्या परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। जिस तरह से तापमान बढ़ा था, तो लोग अब समझ गए हैं कि ये क्यों बढ़ रहा है। और वो तापमान कम होता है तो फिर उसको भूल भी जाते हैं। हमारी मानव का एक सामान्य सिस्टम है कि उसकी याददाश्त कम होती है तो उसको छोड़ भी जाते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा कि उत्तराखंड में आग लगी थी, तो अब ये आग जो है ये कोई आप समझिए कि प्राकृतिक घटना नहीं है, ये मैन मेड है, और ये आग अभी भी नहीं बुझी है, अभी भी जल रही है। अब दूसरा इम्पैक्ट देखिए, अब वहीं पे आ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और अभी प्रेजेंटली फिर भी हिमालय से संबंधित जितनी नदियां हैं उनमें सब में पानी की मात्रा अचानक रूप से बहुत बढ़ गई है। तो हमको एक समेकित, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम निकालना पड़ेगा, संतुलित जीवन पद्धति निकालना पड़ेगा। और आप देखेंगे भविष्य में पूरी दुनिया समाधान के लिए भारत की तरफ आज भी देख रही है और आगे भी देखेगी। जी सर, इसी आपकी बात को और आगे बढ़ाना चाहूँगा, तो क्या इसमें जैविक और प्राकृतिक संसाधनों वाली कृषि है वो सार्थक है संरक्षण की दिशा में? बिल्कुल सार्थक है। देखिए, अभी जो कृषि इस तरह से खेती जो की जा रही है, अभी हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते थे। ऑर्गेनिक खेती में आपके इनपुट जो है वो
ये मानिए कि जैविक इनपुट देते थे आप और केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं डाल रहे थे। अभी ये कोई नई पद्धति आई है, वो कहलाती है प्राकृतिक पद्धति, नेचुरल एग्रीकल्चर। Okay. यानी आप उसमें सिर्फ टिलिंग करेंगे, जमीन को आप केवल जोतेंगे और जोतने के बाद सीधी उसमें दाने बो देंगे और फसल आएगी। और आप मानेंगे विश्वास कि इसमें जो लोग पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, वो वास्तव में उस प्राकृतिक खेती से लाभ भी उठाना शुरू कर दिया है। मिट्टी को अपना स्वरूप बदलने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, क्योंकि वो लगभग जो मिट्टी हम देख रहे हैं हमारे सामने है, उसका विकास होने में 5000 वर्ष कम से कम लगे हैं। तो वो मिट्टी को अपने स्वरूप बदलने में समय लगता है, मगर इसका उत्तर प्राकृतिक खेती और जैविक खेती मिट्टी का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कितना, मगर आप देखिए जो श्रीलंका में एकदम से शिफ्ट कर गए थे प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती की तरफ, और वहां एकदम से इकोनॉमी में बहुत बड़ा झटका आया था। तो धीरे धीरे शासन जो कह रहा है कि आपके पास यदि 5 एकड़ जमीन है तो आप 1 एकड़ में शुरू करिए, तो बिल्कुल इसका जवाब यही है कि हम धीरे धीरे केमिकल्स को और पेस्टिसाइड्स की जो अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो संजाल है उससे मुक्त हों, उनका जो हिडन एजेंडा है उससे बचें और प्राकृतिक खेती की तरफ, ऑर्गेनिक खेती की तरफ कदम बढ़ाएं। जी बिल्कुल। पटेल जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि पर्यावरण संगत जीवन शैली से हम कैसे पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं? पर्यावरण संगत जीवन शैली हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और अभी जैसा जो प्रधानमंत्री जी का जो मिशन लाइफ स्टाइल जो है, हमारी जो जीवन शैली है वो पर्यावरण संगत होनी चाहिए। जैसे हम यदि एक छोटा सा उदाहरण देखें कि यदि हम जैसे कभी हमारी बाइक का यूज़ करते हैं या कार का यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। हम रेड लाइट पर जैसे गाड़ी को खड़ी करते हैं, वहाँ बत्ती को, वहाँ पर हमारी गाड़ी को ऑफ कर सकते हैं। पानी की बचत, ऊर्जा की बचत, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर जो दबाव जिस तरीके से हो रहा है, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं यदि उनको हम अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन शैली है उस बर्डन को थोड़ा सा कम करेगी। तो पर्यावरण संगत जीवन शैली में जैसे एक हमारा ये भी है कि हम जो केमिकल फ्री लाइफ स्टाइल हमारी है, ये इसको भी हम अपना सकते हैं। हम सुबह से शाम तक देखते हैं इतनी सारी चीज़ें हम करते हैं, एसी चलाते हैं, हम बड़ी बड़ी मशीनें चलाते हैं। तो हम कभी एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि यदि हम हफ्ते में 2 दिन यदि प्रेस ना करें, यदि एक जोड़ कपड़ों को प्रेस करते हैं तो लगभग 200 ग्राम कार्बन इमिट होता है। तो जो कार्बन फुटप्रिंट है वो धीरे धीरे करके हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अभी पूरी जो बात हो रही है वो कार्बन को लेके ही पूरी बात हो रही है। तो इंसान की जीवन शैली इस तरह की हो, बिल्कुल साधारण जीवन शैली हो, मिनिमम संसाधनों के ऊपर वो अपना जीवन यापन करे, और जो भौतिकवादिता की तरफ आदमी थोड़ा सा कम करे। अब वो सिंगल चलेगा, पता चला कि उसको अकेला जाना है, बड़ी गाड़ी लेके जाएगा, बड़ी कार लेके जाएगा, तो उसकी जगह हम हमारी बाइक से चल सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चल सकते हैं। थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह लेके आना है तो हम साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। तो संसाधनों पर हम जो दबाव, इतना ज़्यादा प्रेशर है, इसको हम इसी तरीके से हम अपनी जीवन शैली के माध्यम से कम कर पाएंगे। बिल्कुल। सर, आप क्या हमें कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं कि किन किन देशों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत ही अच्छा काम किया और वहाँ के पर विलासिता भरपूर है, लेकिन वो प्राकृतिक जीवन शैली जी रहे हैं और आज वो वहाँ पर एक स्वस्थ जीवन शैली लाइफ भी है उनकी, ताकि हमारे नागरिक, हमारे दर्शक भी उससे प्रेरित हो सके? देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको एक छोटा सा देश है भूटान। जी। पूरा देश ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स में वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज में है। ओके। और हरियाली का प्रतिशत जो विश्व का है 33%, उससे भी आगे है। एक छोटा देश जब ऐसा कर सकता है तो निश्चित रूप से बाकी देश भी कर सकते हैं। हाँ, आप एक बात और ध्यान दीजिए, ऐसा विकसित देश भी कर रहे हैं, और विकसित देश ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं कि उन्होंने अपनी जनसंख्या पर और प्राकृतिक संसाधनों पर, दोनों पर बहुत अच्छा नियंत्रण कर रखा है, बहुत ही अच्छा उन्होंने सामंजस्य बिठा रखा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कर रखा है। आप जर्मनी का उदाहरण देखिए, जापान की उदाहरण देखिए, और भी इवन न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, हमारे आसपास के देश हैं, उनके उदाहरण देखिए। अमेरिका तो एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण ही है। हाँ, थर्ड वर्ल्ड में ये परेशानी आ रही है, जो कि विकासशील देश हैं तृतीय विश्व के, उनकी हालत इसको लेके बहुत ख़राब है। विशेषकर जो बहुत बड़ी आबादी को प्रेजेंट करते हैं, भारत और चीन, और उसके साथ अफ्रीकन देश, इन तीनों देशों में पर्यावरण को लेके उसका कारण यह है कि एक तो अभी भी हम लोग अपने प्राकृतिक संसाधनों पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं, नंबर 1। नंबर 2, आबादी पर नियंत्रण नहीं रख पाए। जो जिन देशों ने आबादी पर नियंत्रण रखा है वो प्राकृतिक संसाधनों को बचा कर रखा है।
वो देश निश्चित रूप से पर कैपिटा कितने पेड़ होना चाहिए, एक औसतन प्रति व्यक्ति के पीछे लगभग 300 पेड़ होना चाहिए। भारत में अभी 27 पेड़ प्रति व्यक्ति हैं, माने हम बहुत पीछे हैं। और ये 27 पेड़ प्रति व्यक्ति तो आप एक औसत निकाल रहे हैं, जिसमें आपने कर्नाटक का बहुत अच्छा जंगल शामिल कर लिया, नॉर्थ ईस्ट के जंगल शामिल कर लिए, मध्य प्रदेश के, अदरवाइज आप पंजाब चले जाएं, आप हरियाणा चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, गुजरात चले जाएं, तो वहाँ तो पर कैपिटा आपको 15 ही पेड़ निकल के आएंगे। तो बाकी देशों ने, अमेरिका ने या जापान ने या जर्मनी ने अपना स्तर बनाए रखा है पर कैपिटा 400 प्लस पे, मगर भारत में अभी बहुत खराब स्थिति है। चीन में भी 37-38 पेड़ हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है। तो यदि आपको पर्यावरण को बचाना है तो केवल पर्यावरण, जो ऐसे चीज़ें जो कि पर्यावरण के प्रदूषण को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं, खासतौर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और गैस, उनको आपको नियंत्रित करना पड़ेगा, बल्कि आपको कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करने की दिशा में, कार्बन का सघनीकरण करने की दिशा में, कार्बन का एकत्रीकरण करने, कार्बन को एकत्रीकरण केवल आप प्लांटेशन से या जंगल लगाने से ही या वनस्पतियों की संख्या बढ़ाने से नहीं बढ़ता। कार्बन का सीक्वेस्ट्रेशन समुद्र भी बहुत अच्छा कर रहा है, कार्बन का सीक्वेस्ट्रेशन हमारी मिट्टी भी बहुत अच्छी करती है। आपने अभी जो बात करी कि मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाई जाए, अभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सोच बड़ा तेजी के साथ विकसित हो रहा है कि यदि मिट्टी में कार्बन का परसेंटेज घटता जाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। माने मिट्टी में भी आपको कार्बन, एक निश्चित मात्रा में कार्बन का परसेंटेज बना के रखना है। तो ये कार्बन का परसेंटेज बनाए रखने के लिए मिट्टी में, उसके लिए भी प्राकृतिक रूप से खेती करना आवश्यक है। बिल्कुल पटेल साहब, विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण शिक्षा प्रकृति संरक्षण की दिशा में कितनी सार्थक साबित हो सकती है? बिल्कुल, पर्यावरण शिक्षा जो है बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। और पर्यावरण शिक्षा का यदि हम भारत में देखें तो सन 1986 में भारत सरकार ने इसे अपने पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित करने का विचार किया था। और पर्यावरण शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दो घटक के रूप में इसको हम देखते हैं। तो लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो पर्यावरण शिक्षा बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह औपचारिक वे में भी जाए, अनौपचारिक वे में भी जाए। और जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमारी राष्ट्रीय जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में जो बनी है, उसमें भी पर्यावरण शिक्षा को एक अच्छे रूप में इसको इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें स्कूल और कॉलेज में कुछ प्रैक्टिकल्स के माध्यम से, कुछ छोटे छोटे असाइनमेंट्स के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो पर्यावरण शिक्षा जो है लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए, और ये जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसके प्रति लोगों की सोच को सही करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस शिक्षा को पहले हम एक उसको थोड़ा हल्के में ही लेते थे, लेकिन आज इसकी हमको बेहद ज़रूरत है। क्योंकि पर्यावरण शिक्षा जो है इसको हम संरक्षण शिक्षा या कंजर्वेशन एजुकेशन के रूप में भी देख सकते हैं। तो जहाँ पर्यावरण शिक्षा का अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होगा, हमारी नई जनरेशन जो है वो इसको सीखेगी और अच्छे काम करेगी। ग्रेटा का हम एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए कितनी छोटी सी बच्ची है, लेकिन उसकी पूरी दुनिया में इम्पैक्ट कितना है। वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके उसने जो काम किया है वो बहुत ही सीखने लायक है। पर्यावरण शिक्षा का बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन सरकार कर रही है, और उसमें ये जो जन समुदाय है ये भी इसमें सम्मिलित हो, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं है वह भी पर्यावरण के बारे में, क्योंकि बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं। हम एक सामान्य रूप में तो समझते हैं कि भाई जंगल कट रहा है या गर्मी बढ़ रही है, लेकिन बहुत सारी और भी तकनीकी जो शब्दावली है। अब जैसे हम बात करते हैं मरुस्थलीकरण की, तो भाई डेजर्टिफिकेशन जो है अभी इस साल, जैसे इस साल जो सऊदी अरेबिया इसका वर्ल्ड एनवायरनमेंट जो डे सेलिब्रेट होगा उसकी अभी मेज़बानी करेगा। हर साल अलग अलग कंट्रीज़ इसकी मेज़बानी करते हैं। तो इस साल सऊदी अरेबिया कर रहा है सऊदी अरेबिया कर रहा है। और इसमें मरुस्थलीकरण का जो अभी जैसे बात हो रही है कि भाई जंगलों की कटाई इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग है, जो ज़्यादा चराई होती है वहाँ पर भी डेजर्टिफिकेशन होता है। सैलिनिटी जहाँ होती है, वाटर बॉडीज़ की जहाँ कमी होती है, और जहाँ पर जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो वर्षा कम होती है, तो उस जगह पे धीरे धीरे करके जो ज़मीन है वो बंजर होती है, और बंजर होके वो सीधा डेजर्ट के रूप में कन्वर्ट होती है। तो एक आंकड़े के हिसाब से यदि हम देखें तो भारत की जो कुल भूमि का लगभग 30% भाग जो है वो डेजर्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया है। बिल्कुल, और इसी को ही बचाने के लिए सभी को आगे आना होगा। बिल्कुल, तो विश्व पर्यावरण दिवस पर यही संकल्प है कि हम अपने पर्यावरण को किस तरह से बचाएं, क्योंकि कार्य बहुत सारे हैं, धीरे धीरे करके हमें आगे आना होगा ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो
संरक्षित रह सके और हम स्वस्थ रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। आनंद पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, विश्व पर्यावरण दिवस पर इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार।